अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो गो के जो बीमारी है वो थोड़ी सी कम है। एक पैदाइशी ख़राबी आप कह सकते हैं उन बच्चों में जो कबल अज़ वक्त पैदा हो जाते हैं। इसको हम रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी भी कहते हैं, आरओपी भी कहते हैं। और ये इस किस्म के बच्चे होते हैं कि जिसमें जो पर्दा बसारत है वो सही तरह से डेवलप नहीं होता, क्योंकि बच्चा कबल अज़ वक्त पैदा हो गया है और वो खुदा न खास्ता परमानेंट बिनाई के मसाइल का शिकार हो सकता है। और आज हमने सेट पर जो दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोइन साहब को, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रिंसिपल हैं कॉलेज ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी एंड एलाइड विजन साइंसेस, और सर चेयरमैन भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी मेयो हॉस्पिटल लाहौर। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर आमिर। तो सर, जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में मैंने बताया कि ये जो पर्दा बसारत का ये पैदाइशी ख़राबी है, ये आमतौर पर उन बच्चों में होती है जो कबल अज़ वक्त पैदा हो जाते हैं। तो आमतौर पर सर कितने वीक का बच्चा अगर पैदा हो जाए तो उसमें ये प्रॉब्लम देखने में आता है सर? प्री मेच्योरिटी नॉर्मली हम कहते हैं कि 37 वीक से कम हो, लेकिन हमने ये देखा है कि ये बीमारी जिसमें कि आंखों का पर्दा पूरा नहीं बनता, अगर हमारे मुल्क में ये 35 हफ्ते से कम हो या उनका 2 किलोग्राम से वज़न कम हो तो इनमें ये बहुत ज़्यादा देखने में आई जाती है। यानी कि दो क्राइटेरिया हो गए सर, कि या तो जो यूजुअली आमतौर पर 36 से 38 घंटे जो वीक्स हैं वो हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं कि प्रेगनेंसी चलती रहती है और फिर नॉर्मल एक डिलीवरी हो जाती है। तो वो बच्चे जो इस टाइमलाइन के दौरान पैदा होते हैं उनमें इसका तनासुब कम होगा, और दूसरा वो जिनके वज़न ठीक होते होंगे। इसका मतलब है कि अगर 35 वीक से पहले बच्चे की 31वें हफ्ते में या 32वें हफ्ते में पैदाइश हो गई है और साथ उसका वज़न भी 1.5 केजी से कम है, तो उसमें सा रिस्क बढ़ जाता है इसका। जी, आपने जो बताया उसमें इंटरनेशनली जो करते हैं वो 32 हफ्ते से कम और 1.5 किलोग्राम से कम वज़न, 1.5 किलोग्राम से वज़न कम हो तो उनमें आरओपी देखने में आती है। लेकिन हमने आरओपी की स्टडी लाहौर जनरल हॉस्पिटल में पाकिस्तान में पहली बार जो डिटेल शुरू की, जो कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में था, चूँकि प्राइवेट सेक्टर में पहले से स्टडीज़ चल रही थी आगा खान में, हमीद लतीफ़ में, तो उसमें हमने ये देखा कि जो पब्लिक सेक्टर में आते हैं लोग, वहाँ पे ऑक्सीजन जो बच्चों को मिलती है नर्सरीज़ में वो अनकंट्रोल्ड होती है। बच्चे यहाँ पे सिक जो होते हैं, बीमार आते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो नॉर्मली जो बच्चों की जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ, तकरीबन 36 हफ्ते में तक कुछ बन गई होती हैं, कुछ कंप्लीट हो थोड़ी रही सी रह होती है। जाती हैं, को वन जी थर्ड सर। से कम रह जाती है, तो वो एरिया जो है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है उसकी वजह से। तो हमने यहाँ पे पाकिस्तान में देखा है कि बड़े बच्चे या बड़े साइज़ के बच्चे हों तो उनमें 35 वीक्स और ये 2 किलोग्राम का क्राइटेरिया हमने फिर अपना एक ऑप्थेल्मिक सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है उसकी एक कंसेंसस गाइडलाइंस बनाई, जिसमें हमारे पास फ़ॉरेन जो हमारे पास उसमें मेंबर थे, उन्होंने मिल के ये सारे हमारे बताए और हमने इंटरनेशनल स्टडीज़ देखी। फिर हमने 2 पेपर भी उस पर पब्लिश किए इंटरनेशनली कि ये हमारे पास ब्लाइंड बच्चे आते हैं और उनके अंदर ये फैक्ट्स मौजूद हैं। तो हमने एक फ़ैक्ट बेस करके, चूँकि उसमें जब ये क्राइटेरिया ज़्यादा ले जाएँ तो उसमें फिर आपको नंबर ऑफ़ बेबीज़ जो है वो स्क्रीन ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो जी इस सर। वजह से, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि आप बच्चों को मिस कर दें। अगर एक बच्चा भी ब्लाइंड हो जाए तो फिर आपके लिए, उसके लिए तो दुनिया। लाइफ लॉन्ग उसकी मजूरी है सर। जी। तो इसका मतलब है कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं सर उसमें वहाँ पर अगर 32 हफ्ते या 33वें हफ्ते में भी बच्चा है तो चूँकि वहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा होता है कि अगर 33वें 34वें हफ्ते में भी पैदा हुआ है तो उधर आरओपी का इंसिडेंस कम होता होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में, जिससे आपने फरमाया कि ऑक्सीजन के जो लेवल्स हैं वो इतने मेटिकुलसली मॉनिटर नहीं होते, जिसकी वजह से इसका इम्कान बढ़ जाता है। जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने तो जब हम भी मेडिकल स्कूल कर रहे थे तब भी ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा नर्सरीज़ में, वो कहते हैं कि ऑक्सीजन को ख़ास मिकदार में एयर के साथ मिक्स करके देते हैं। एग्जैक्टली। तो तकरीबन को 93% के दरमियान हो, अगर 100% देते हैं तो फिर उनको आरओपी ज़्यादा होती हैं। तो हमने ये भी अवेयरनेस बढ़ानी है कि हम जो पीडियाट्रिक नर्सरीज़ हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी, कि जो ऑक्सीजन ब्लेंडर है हर नियोनेटल नर्सरी में मौजूद होना चाहिए, स्पेशली आईसीयूज़ जिसमें ये प्री मैच्योर बच्चे सर्वाइव करते हैं, ताकि इनको कंट्रोल्ड ऑक्सीजन दी जाए और जिससे वो बीमारी इनको कम होगी जो कि हमें देखने में मिलती है हमारे मुल्क में। और ये एक एपिडेमिक है, दुनिया में 2 एपिडेमिक के तौर पे ही आई हैं। पहले को 1940s में था, फिर उसके बाद 20 साल बाद एक और आई वेस्ट में। अब वो कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये इसकी मिकदार बढ़ रही है,
चूँकि, और ये एक एपिडेमिक की सूरत में आएगी, चूँकि यहाँ पे बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे न्यूनेटोलॉजी की नर्सरीज बहुत बेहतर हो गई हैं। एडवांस हो गए हैं, सर्वाइवल रेट बच्चों का बेहतर हो गया है। लेकिन अगर सिर्फ ये थोड़ी सी एहतियात की जाए, जिससे आपने फरमाया कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कंट्रोल रखी जाए, मेटिकुलसली कंट्रोल रखी जाए, तो तब उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जी, ये एक नंबर 1 पॉइंट ये है। और दूसरा फिर होगा कि आपकी आई की फैसिलिटीज़, जो उसकी स्क्रीनिंग की फैसिलिटीज़, वो उतनी डेवलप हो जाएं हमारे मुल्क में, ताकि जो लोड वहाँ से आ रहा है वो डॉक्टर देख सकें। ये 2 एलिमेंट है कि एक पीडियाट्रिशियन है, एक डॉक्टर है। बीच वाला एलिमेंट है कि दोनों की मिसिंग है। कम्युनिकेशन, कि बच्चा यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा, उस पर हमारा फोकस आज इसी चीज़ के लिए है कि हम लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं, डॉक्टर्स में एग्जैक्टली। अवेयरनेस बढ़ाएं, पीडियाट्रिशियंस में अवेयरनेस बढ़ाएं, ताकि ये चीज़ कम, हमारी कम्युनिकेशन बेहतर हो। और लोग इसी वजह से मिस हो जाते हैं, कि मेरा मतलब सिर्फ उनको पता नहीं होता कि हमने जाना है और दिखाना है, और उनकी कितनी काउंसलिंग की जाएगी। तो आई थिंक ये प्रोग्राम इस चीज़ को बहुत टेक फॉरवर्ड करेगा। एग्जैक्टली सर, मुझे ये जो मौजू जब हम तय कर रहे थे, तो ये बड़ा दिलचस्प इस वजह से भी लगा था कि जो प्री मैच्योर जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, आम तौर पर जो हमारे वामुन्नास हैं, उनके जहन में टॉप प्रायोरिटी ये होती है कि बच्चे की सर्वाइवल हो जाए, बच्चा बच जाए। इस तरफ तो सर उनका वहमो गुमान भी नहीं होता होगा कि ये भी एक कॉम्प्लिकेशन पैरेलल डेवलप हो सकती है। जी, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बच्चे जिस वक्त हमारे पास आते हैं, या जिनके पेरेंट्स आते हैं, तो उस वक्त तो बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है, और वो कहते हैं कि ये हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते को वेंटिलेटर पे भी रहे हैं, और वो कहते हैं हमारा तो इतना पैसा इस पे लग चुका है कि हमें तो समझ नहीं आ रही कि हमारा बच्चा बच गया। खुश बहुत होते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन उनको बताते हैं कि हाँ जी, ये कभी एक और बीमारी है, एक जो और मरहला भी मरहला है, जो इसके तय ऊपर होने से वाला गुजरना है। है। हाँ, तो वो जब हम उनको देखते हैं, क्योंकि इसके देखने का तरीका भी ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, कि बच्चे को पकड़ के हमें देखना पड़ता है। एक्चुअली वो पर्दे के बाहर वाले हिस्से पे डेवलप होती है बीमारी, तो हमें बाहर से उसको प्रेस करके, जेंटली करके देखना पड़ता है, और बच्चे को बड़ी केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है। और ये एक स्किल है जो कि सारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में नहीं होती, तो उसकी हम ट्रेनिंग अक्रॉस पाकिस्तान हम करवा रहे हैं उसके लिए, ताकि ये स्किल सारों में डेवलप हो जाए। और बल्कि हम अब कैमरों के ऊपर भी स्क्रीनिंग करते हैं, ताकि वो पिक्चर भी बन जाए और मरीज़ की काउंसलिंग भी आसान हो जाए। अच्छा सर, अदाद शुमार की तरफ अगर आएँ, तो आप माशाल्लाह इसमें मेरे ख्याल से पायनियरिंग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो रफ़ एस्टिमेट के मुताबिक इस मुल्क में कितने बच्चे, कितने परसेंट ऐसे जो प्री मैच्योर वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चे हैं, जिसमें आरोपी आपको नज़र आता है कि डेवलप हो गया हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो जो अमाउंट ऑफ जो इन्फेंट मोर्टेलिटी वो कम हो गई है, और नंबर ऑफ़ प्री मेच्योर बेबीज़ इंक्रीज़ कर गए हैं। तो हमने एस्टिमेट रफ लगाया है कि तकरीबन अगर 10 लाख बच्चे प्री मेच्योर पैदा होते हैं, तो उनमें से कोई 10,000 बच्चे हैं अक्रॉस पाकिस्तान, एक साल में उनको आरोपी डेवलप हो सकती हैं। और इन को जिनमें डेवलप हो सकती है, उनमें से कोई तकरीबन 10-15% ऐसे हैं कि जिनको अगर ट्रीटमेंट ना की गई, या ट्रीटमेंट की भी गई, तो उनको सीवियर डिजीज़ बन सकती है, जिससे कि वो ब्लाइंड हो सकते हैं। तो हमारी फ़िगर यही है कि 2-3 हज़ार बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में एवरी ईयर इस बीमारी से ब्लाइंड हो सकते हैं, जो कि एक अलार्मिंग फ़िगर है। क्योंकि एक बच्चा है, उसने सारी उम्र गुजारनी है, और वो सारी उम्र ब्लाइंड रहेगा, तो इसके बारे में तो कितनी बड़ी सोचना, लायबिलिटी है सर सोसाइटी के ऊपर, उस सोसाइटी के बच्चे ऊपर। के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर कितनी बड़ी लायबिलिटी आ जाएगी। तो यही हम एक चीज़ है जिसको लेके चलना चाह रहे हैं, कि इसकी अवेयरनेस पकड़ी जाए, क्योंकि नंबर ऑफ़ फिगर्स ऐसे हैं, और आपको पर कैपिटा जो हुकूमत को भी बच्चों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन द लॉन्ग टर्म, उनको फैसिलिटीज़, रिहेबिलिटेशन। तो क्योंकि अब नादरा पे भी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि आप एज हैंडी का हो जाते हैं, उसमें रजिस्टर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसी वजह से अवेयरनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, कि ये एक बहुत अलार्मिंग नंबर है, और ये अगर कंट्रोल ना किया जाए, तो हो सकता है कि जो मेजर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान में जो ब्लाइंड होते हैं, वो इसी बीमारी की वजह से हो। अर्जेंटीना में हो चुका है। ये सर अदाद शुमार तो वैसे सच्ची बात है, मैं सुनकर काफ़ी परेशान हो गया हूँ कि 10 लाख में से 10,000, यूजुअली हमारे मुल्क में तकरीबन 35 से 40 लाख एनुअल प्रेगनेंसीज होती हैं। तो उसमें से तनासुब निकालें, तो चलें प्री मैच्योर बेबीज़ का भी निकाल लें, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बनती है। और उसमें से आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि एक 10 लाख में से 10,000, तो ये सिग्निफिकेंट अमाउंट है। आज को उसमें 10% को बनती है 10, उसमें हमने काफ़ी फिगर्स कट किए हुए हैं कि 50% आएंगे, आपको बीच में से 50% नहीं सर्वाइव करेंगे, तो फिर वो इतनी बनती है जाके। तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर उसका 10% भी लें, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि बच्चे ब्लाइंड हो सकते हैं। अच्छा सर, अब हम इसकी तरफ आते हैं कि बीइंग एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट एंड आई सर्जन एज वेल, बड़ों में तो आँखों के जितने मसाइल हैं पेशेंट खुद मुंह से बता सकता है कि जी मुझे ये मसाइल हो रहे हैं। कैटरेक्ट का पेशेंट है, या मायोपिया का पेशेंट है, ग्लोकोमा का पेशेंट है, वाज़ेह अलामात होती हैं, पेशेंट खुद बता देते हैं।
अब इतना छोटा प्री मेच्योर बच्चा है, वो खुद से तो कुछ नहीं बता सकता। प्री मेच्योर पैदा हुआ, उसको वेंटिलेटर पे रखा गया या आईसीयू में रखा गया, उसके बाद सेहतयाब होकर वो घर चला गया। अब पेरेंट्स को कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जो उसमें ऑब्जर्व करने चाहिए कि जिससे उनको थोड़ा सा आइडिया हो कि हमें इसको आरओपी के लिए भी इन्वेस्टिगेट करवा लेना चाहिए? इसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, ये एक खामोश बीमारी है, एग्जैक्टली बोलती नहीं है। बच्चा खुद तो उसको कोई परसेप्शन ही नहीं है। और जब ये पेरेंट्स को इसका पता लगता है It's तब too देर late. इट्स टू लेट। ओ यस। हाँ, तो दैट इज, यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये कम्युनिकेशन, वो बच्चा डॉक्टर तक कब पहुंचेगा, ये सारा हमारे ऊपर रेस्ट करता है कि हमारे जो पीडियाट्रिशियंस हैं, जो न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं, जो बच्चे की टेक केयर करते हैं, या गायनेकोलॉजिस्ट भी उस सर्विस ऑफ केयर में आते हैं, नर्सेज भी आती हैं जो कि वहाँ आईसीयू वगैरह में काम कर रही हो। तो हमने उनके साथ मिलके, अब हम मेयो हॉस्पिटल में चलाते हैं प्रोग्राम, तो हमारे एक कोऑर्डिनेटर है, वो बाकायदा जाता है इनकी नर्सरीज़ में, और जो बच्चे डिस्चार्ज हो रहे होते हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं, फिर उनको टाइम देकर आते हैं कि आप आई डिपार्टमेंट इस दिन आना है और चेक कराना है। फिर हम कोशिश करते हैं कि वीडियोस बन जाए, जिस तरह अब आपका इंटरव्यू है, तो हम इंशाल्लाह ये भी वहाँ पे वीडियोस पे चलाएंगे वहाँ पे, ताकि बच्चों को ये चीज़ वहाँ पे ही चल जाए, उनको पता लग जाए बीमारी कितनी इंपॉर्टेंट है। सर इसके ऊपर इंशाल्लाह जितना अहम टॉपिक है, आपको एक एनिमेटेड वीडियो उर्दू में भी इंशाल्लाह मैं बना कर दूंगा, कि जो कि आप नर्सरीज़ के अंदर चला सकते हैं, बिकॉज के पेशेंट वहीं पर हैं। और दूसरा, पैरामेडिक्स की भी एजुकेशन होना ज़रूरी है ना सर। देखिए उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, जिससे आपने फरमाया कि ऑक्सीजन की ख़ास सैचुरेशन बच्चे को चाहिए। अगर उसमें वो केयरलेस है, उसमें वो केयरलेस है, तो आप देखें कितना बड़ा डैमेज कर सकता है वो उस बच्चे को, लाइफ लॉन्ग डैमेज हो सकता है। अच्छा सर, इसमें अब तो हमने डायग्नोज भी कर लिया, फ़र्ज़ करें हम एक आइडियल सिनेरियो ये देख रहे हैं कि काफ़ी वेल कोऑर्डिनेटेड सारा जो है वो प्रोसेस हुआ कि बच्चा नर्सरी में गया और नर्सरी से एवेल्यूशन के लिए आपके पास भी आ गया। अब उसको डायग्नोसिस में हम क्या क्या उस बच्चे के आरओपी को, उसके ब्लड वेसल्स के स्टेटस को देखने के लिए, उसकी रेटिना या पर्दा बसारत नाजरीन, उसकी ग्रोथ देखने के लिए हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं सर? ये एक काफ़ी मुश्किल काम होता है। उनके पेरेंट्स जो आते हैं, उनके साथ लवाहिकीन जो आते हैं, तो वो बच्चे को लेकर आते हैं हमारे पास। तो बच्चा, आपको पता है, इतना छोटा सा होता है, वो सारा रैप हुआ होता है पूरा। तो हमने उसकी आंखें देखनी होती हैं, लेकिन ये आंखों में जिस हिस्से पे आता है, वो आंखों में थोड़ा पेरीफ्री या बाहर पे जाके आता है। तो आप समझे कि एक बॉल है, इसमें से आप चीज़ देखनी है सामने तो फ़ौरन नज़र आ जाएगी, लेकिन इसको इधर से जाके देखना है जो उसका अगला हिस्सा है, तो वो बहुत मुश्किल है, वहाँ तक लाइट पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फिर हमें बाहर से थोड़ा सा प्रेस करके आँख को देखना पड़ता है। तो इसमें यह है कि पहले बच्चे आते हैं तो करीबन घंटा लग जाता है, हमें उनको कतरे डालते हैं ताकि उनकी पुतली फैल जाए, डायलेट करने जी, डायलेट करना। ऑब्वियसली बच्चे थोड़ा उसे क्राई करते हैं बहुत, और आई बॉल भी छोटा होता है, ये बहुत भी छोटा सा होता है। फिर हमें एक, इसी वजह से बच्चों को थोड़ा सा हमें होल्ड करके, फिर उनको एक स्प्रिंग सा होता है या क्लिप सा होता है, उससे आईलिड को खोलते हैं, और फिर एक ऑप्थेल्मोस्कोप होता है जो कि इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है, जिससे आंखों को आपको दूर से एक लेंस पकड़ के नज़र आ जाता है पर्दा, और उससे हम पर्दे को अंदर से देखते हैं। और हमारा मकसद ये होता है कि देखना कि पर्दा कितना बन गया है। उसमें जब हम देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि पर्दे की खून की नालियां हैं, वो जाते जाते बंद हो गई हैं। वो हम उसको डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया होता है कि हमने इधर इधर देखना है कि यहाँ पे है। तो उसमें एक सेंट्रल पार्ट है पर्दे का, वहाँ पे बीमारी हो तो बहुत सीवियर होती है, लेकिन इसका मतलब कि बच्चा बहुत जल्दी पैदा हुआ था। फिर उससे एक और सर्कल आता है, बड़ा सर्कल आता है, उसके बीच में हो तो इसका मतलब दरमियानी बीमारी है, और तीसरे सर्कल तक पहुँच जाता है तो उसका मतलब कि बहुत माइल्ड बीमारी है, ठीक हो माइल्ड जाएगी, सा है और वो रिकवर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं। और हम उसको करने से पहले कई बार हम उसकी ऑक्सीजन भी देख लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि इसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और फिर बच्चे को उस वक्त हम थोड़ा सा खाने पीने से भी कहते हैं कि इसको ना दे, ताकि कई बच्चों को उल्टी आ जाए, इस तरह की चीज़ हो, तो उससे भी हमें प्रिवेंशन की मिल अच्छा जाती सर, है। ये बच्चे का जो, इतने छोटे बच्चे का जो एग्जामिनेशन सारा होता है, तो उसमें बच्चा रेस्टलेस भी बहुत होता होगा, तो उसको हम सिडेट भी करते हैं कोई सुकून आवर कोई उससे दवाइयों से, ताकि वो ज़रा पुरसकून हो जाए और इजीली एग्जामिन हो जाए उसका? इसमें यह है कि बच्चे जितने आते हैं हमारे पास 35 वीक्स के, वो तकरीबन महीने बाद आएंगे। तो यानी कि टिपिकल हमने देखना भी उनको 1 मंथ के बाद होता है, 4 to 6 वीक्स तक। तो उस वक्त जब आते हैं तो उनकी 45 वीक्स होती है। वैसे इनका थोड़ा सा बर्थ वेट भी कम होता है, तो इसकी वजह से बच्चों को थोड़ा सा हम पकड़ लेते हैं, तो वो सर नहीं हिलाते इतना ज़्यादा, स्लगिश होते हैं, वैसे भी स्लगिश थोड़े से होते होते हैं, और इनमें थोड़ी सी पावर कम होती है।
लेकिन यही बच्चे अगर 10 मेरा मतलब कोई 2 महीने बाद आते हैं तो फिर हमारे लिए उनको देखना मुश्किल होता है और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ता है कि आप उसको सेडेट करके देखें या बेहोश करके देखें। तो उसके अपने रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि बच्चा इतनी मुश्किल से बचा है और उसको इतने इश्यूज़ हैं। कई बच्चों में तो फीडिंग ट्यूब भी डली होती है, उसके साथ भी हमें देखना पड़ता है। तो कई बार बच्चे, अगर हमारे मुल्क में सिर्फ ये फ़र्क है कि अगर वेस्ट में जाएँ तो वो 4 हफ्ते तक अक्सर वो डिपार्टमेंट में दाखिल होता है, नर्सरी में ही होता है। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ 2-3 हफ्ते बाद बच्चा डिस्चार्ज हो जाता है। तो हमारे पास आउटडोर बेस्ड स्क्रीनिंग, जो पहली स्क्रीनिंग होती है वो आउटडोर बेस्ड होती है, यानी कि वो हमारे पास क्लिनिक में आएगा और जहाँ पे भी हम इसका काम मतलब है कि करेंगे। वो स्टेबलाइज होने के बाद ही आ सकेगा। तो जी। अगर एक सिनेरियो सर आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक आइडियल सिनेरियो जो मेरी नाकिस राय में हो सकता है, आप एक्सपर्ट हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अंडर वन रूफ अगर ये सारा सिस्टम हो कि एक बच्चा नर्सरी में है, ऑक्सीजन भी लग रही है उसे, और वहीं पर एक स्क्रीनिंग क्लिनिक हो ऑफ्थेल्मोलॉजी का, कि बच्चे को राइट अवे वहीं पर एग्जामिन कर लिया जाए। हाउ डू लुक एट दैट? वही मैंने कहा, वेस्ट में तो होगा, वेस्ट में यही है। इंटेग्रेटेड है, बहुत ज़्यादा इंटेग्रेटेड होगा, लेकिन हम हमारे यहाँ पर मेरा ख्याल है कि इतना नहीं होगा अभी इस वक्त होगा। हमारी वजह फाइनेंशियल वजूहत आती हैं ज़्यादा, चूँकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ बेड्स हैं जो अवेलेबल हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, प्राइवेट में भी, तो उसमें यही होता है कि कॉस्ट एक पड़ रही होती है। तो यहाँ पे बच्चा जिस वक्त ब्रीथ करना शुरू कर दे, नॉर्मली ब्रीथ करे और उसको नशोनमा लेना शुरू कर दे, तो यहाँ डिस्चार्ज कर देते हैं। यहाँ एवरेज स्टे प्री मेच्योर का होगा तो 2 से 3 वीक्स होगा। लेकिन उस वक्त हम नर्सरी पे जाके देखें तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता, अभी उसकी जो व्यू है वो इतना क्लियर नहीं होता। तो हमारे लिए एक्चुअली 4 to 6 वीक्स का विंडो चाहिए। तो हमारे मुल्क में तब तक ये बच्चे डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इस वजह से उस नर्सरी में तो वो होते ही नहीं है, वो घर जा चुके होते हैं। तो वहाँ से हम कई बार कोशिश यही करते हैं कि कई बार किसी जगह ज़रूरत पड़े तो हम उन नर्सरी में भी जाके बच्चों को स्क्रीन कर लेते हैं, और जो हमारे पास एडमिटेड होते हैं उनको तो डेफिनेटली वहीं पे ही पहली स्क्रीनिंग होती है। लेकिन सर ये जो बीच में 1 माह का गैप आ रहा है, तो जिससे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि पेरेंट्स की प्रेफरेंस बच्चे की सर्वाइवल होगी, और 1 माह में उसने बच्चा वेट भी गेन करना शुरू हो रहा है, तो पेरेंट्स को तो इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता होगा कि हमने इसकी ऑफ्थेल्मिक इवैल्यूएशन भी करवानी है, आरओपी भी हो सकती है, बिकॉज कि ये बच्चा इंक्यूबेटर में या नर्सरी में रहकर आया जहाँ पर इसको ऑक्सीजन भी लगी है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी केसेस तो फिर रिवर्ट बैक होते नहीं होंगे सर। इसमें हमारा सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ही ये है। तो पहले हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया, हमारे साथ एक इंटरनेशनल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर उमर मियाँ, वो न्यूयॉर्क में हैं। तो उन्होंने आके हमारे साथ मिल के ये प्रोग्राम डेवलप किया। फिर हमने पहले ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन की, फिर जिस तरह आपने कहा है कि वो बच्चा पहुंचता ही नहीं है, तो उसके लिए आरओपी कोऑर्डिनेटर्स का कॉन्सेप्ट हमने निकाला कि बंदा हो जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, वो नर्सरी में जाके रोज़ देखेगा कि बच्चे कितने दाखिल हैं, नर्सों से पूछेगा कितने हैं और कब डिस्चार्ज हो रहे हैं, और फिर उसी वक्त हम ले लेंगे कि इनको इस वक्त की अपॉइंटमेंट देनी है और इधर देखना है। एक उसमें हमारे विंडो इस वजह से आता है चूँकि पहले 4 वीक्स में हमें देखने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब हम इनिशियली प्रोग्राम शुरू किया था तो हम कई बार पहले 2 हफ्ते में भी जाके देख लेते थे, ताकि मरीज़ को इस तरह पता लग जाए कि ये चीज़ होनी है उसके साथ, ताकि वो आने के लिए हमारे साथ मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए। जब बच्चे आते हैं वो आप सुन के हैरान होंगे कि किन प्रॉब्लम्स होती हैं। माएँ हैं, चंद माओं को हम समझा के भेजते हैं कि इसको ले जाओ और वापस लेकर आना, तो कई बार वो अपनी मदर्स के पास आई होती हैं। तो जब महीना हो जाता है तो वो अपने इन-लॉज वो के जो पास, छिला काटना होता है हाँ जी, तो पाकिस्तान वो में सर। काट के उधर चली जाती हैं। तो वहाँ से रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके लाना और करना कई बार उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। और उनका जो एरिया है, अगर वो हमारे पास मेयो हॉस्पिटल में थी, हो सकता है वो जनरल रिहाइश हॉस्पिटल उसकी के उसके रिहाइश पास कहीं और है। तो फिर कई कम्यूट बार करने की भी प्रॉब्लम है बिल्कुल, पाकिस्तान में। हमने तो वो भी देखा है कि जिसको डिजीज़ थी, हमने कहा ट्रीटमेंट करा लो, कहती सांस नहीं मानती। मैंने मतलब हस्बैंड नहीं मान रहा कि ये आपने ट्रीटमेंट करानी वेरी है। अनफॉर्चुनेट हाँ, सर। तो हमने कई सिनेरियोज देखे हैं। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि जब उन बच्चों को हम इकट्ठा बुलाते हैं, माएँ इकट्ठी आती हैं, तो फिर वो आपस में एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करते हैं कि ट्रीटमेंट हो गई है, तो वो फिर उनको बताते हैं कि हमें इस तरह सेहतयाब हुए हैं। तो इस तरह फिर अब अवेयरनेस बढ़ गई है। माशाल्लाह लाहौर में हर जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे आरओपी स्क्रीनिंग रेगुलरली हो रही है। चलें सर, अब हम जिस मुल्क में रहते हैं उसमें तकरीबन 67% पॉपुलेशन जो है वो हमारी गांव देहातों में रहती है। अब अभी हम उस सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा प्रीमेच्योर बच्चा जो 35वें हफ्ते से पहले पैदा हुआ, तो उसको नर्सरी भी मिल गई है, पीडियाट्रिक आईसीयू भी मिल गया, वेंटिलेटर की फैसिलिटी भी मिल गई, ऑक्सीजन भी लग रही है। व्हाट टू स्पीक ऑफ दोज चिल्ड्रन जो डिलीवर हो रहे हैं कस्बों में, देहातों में, प्रीमेच्योर भी हैं, तो वो तो सर बेचारे इस आईसीयू तक ही नहीं पहुंच पाते होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स दे आर लेफ्ट अनट्रीटेड इन अ वे। इन
यही इनिशिएटिव जो हमने नेक्स्ट स्टेप जो हमने था हमारे प्रोग्राम को, आउटरीच प्रोग्राम भी हमने सेटअप कर रहे हैं, बल्कि हमारा चल रहा है। उसके अंदर यही था कि हम टेली मेडिसिन बेस्ड प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उसमें यह है कि कैमरा है हमारे पास, हमारी गाड़ी जाती है, अगर डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा का हॉस्पिटल है वहाँ जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को हम वहीं जाके दिखाते हैं, बनिस्बतन कि उनको समझ नहीं आती लाहौर आना है तो किस लिए आना है, बच्चा तो ठीक है। एग्जैक्टली तो इस चीज़ के लिए हम भेजते हैं। लेकिन कई जो हम एक बार इसी तरह बड़े शौक से गए कि हम कसूर में जाके ये काम करेंगे, तो मैं गए, शाहिद साहब हमारे साथ पीडियाट्रिक के प्रोफेसर थे, वो कहते हैं हमारे पास तो जितने प्री मेच्योर सिक बच्चे होते हैं हम तो चिल्ड्रन भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली हाई रिस्क है और उनके पास करीब है। तो कई बार बच्चे जो आप कह रहे हैं ना कि वो एक्सेस नहीं मिलता, तो कई बार वो बच्चे खुद ही यहाँ पहुँच जाते हैं टर्शरी केयर में, कि उनको पता है कि बच्चा हमारा बहुत सिक है तो हमने जाना है ऐसी जगह, और उनको कई को प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कई मिस हो जाते हैं। उसके लिए हमारा डेफिनेट प्रोग्राम है कि आउटरीच जो टेलीमेडिसिन बेस्ड प्रोग्राम है, जो कि कई हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी इस तरह रन करता है, उसको एक इस्टेब्लिश करें और उसके साथ हम मिलके जो इसका इम्पैक्ट है वो ऑल अक्रॉस द प्रोविंस और पाकिस्तान हम उसको पूरा कर सकें। अच्छा सर, अब हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि एक बच्चा एग्जामिन आपने किया, प्री मेच्योर बच्चा था, जिसमें मतलब 3rd ग्रेड एक किस्म का आरओपी डेवलप हो गया हुआ है कि उसमें मेजर पार्ट ऑफ रेटिना इज़ नॉट डेवलप्ड। तो उसका सर अब हम इलाज किस तरह करेंगे, क्योंकि एंटी वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, उसके इंजेक्शन और लेज़र, ये मैंने जस्ट थोड़ा सा इसके ऊपर वो किया, तो ये भी सुना है कि दिए जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है सर पाकिस्तान में? जी बिल्कुल अवेलेबल है। जिस वक्त ये पेशेंट्स आते हैं, हम उनकी पहली बार आते हैं तो हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसकी बीमारी की स्टेज क्या है, यानी कि वो कितनी शिद्दत इख्तियार कर गया हुआ है। अगर वो बहुत थोड़ा है तो फिर उसको हफ्ते या 2-2 हफ्ते पे उसको फॉलोअप विज़िट करते हैं, और कई बच्चों का पर्दा खुद ही डेवलप होकर ठीक हो जाता है। लेकिन उनमें से कई बच्चों की मिकदार ऐसी आती है जिनको कि इलाज की ज़रूरत होती है, उसको हम थ्रेशोल्ड डिजीज़ कहते हैं, यानी कि वो इतनी बन गई है कि अगर इसको नहीं ट्रीट करेंगे तो इसके ब्लाइंड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसे बच्चों में फिर हम पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, उनको पहले समझाते हैं बीमारी क्या है, अगर हमारे पास कैमरे पे तस्वीर हो फिर हम उनको दिखाते हैं, और उसके साथ हम फैसला करते हैं कि हाँ जी अब इसको ट्रीटमेंट है। पहले खाली हम लेज़र लगाया करते थे जो कि अवेलेबल थी, और उसके साथ सक्सेस रेट तकरीबन 80-85% तक था। इसके बाद अब इंजेक्शन्स आ गए हैं। इंजेक्शन बच्चे के अनफॉर्चुनेटली आँख के अंदर लगाना पड़ता है। ये वही इंजेक्शन है एंटी VEGF का, जिसमें कि जो बड़ों में भी लगता है शुगर की बीमारी में या एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन में, तो ये बच्चों में लगाते हैं, उसकी क्वांटिटी हाफ कर देते हैं। लेकिन बच्चे के लिए लगाना, पेरेंट्स को समझाना एक बहुत मुश्किल काम है कि हाँ जी इसको दोनों आँखों में इंजेक्शन लगा दें, वजह तो कोई समझ नहीं आ रही हमें। तो पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं, और जो इंजेक्शन की वजह से 90% की बीमारी उधर रुक जाती है, और उसके बाद पर्दा उनका ग्रो करना शुरू कर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, कई बार होता है कि हम उनको चेक करते रहते हैं बाद में, लेकिन कई बार हम बच्चों को आसानी के लिए कि इसकी बीमारी जल्दी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए, तो हम उसके 2 हफ्ते बाद उसको लेज़र, जो बाकी एरिया जो डेवलप नहीं हुआ था उसको लेज़र लगा देते हैं। तो इस तरह बच्चा तकरीबन महीने 1.5 महीने में तकरीबन उसकी ट्रीटमेंट का साइकिल कंप्लीट हो जाता है, और वो हमारे से डिस्चार्ज होने के काबिल बन जाता है। कई बार बच्चे आते हैं जो कि पूरा इलाज नहीं कराते या बीच में से मिस कर देते हैं, तो उनमें बीमारी एग्रेसिवली बढ़ भी सकती है, और कई बार हम ट्रीटमेंट कर भी रहे हों तो बीमारी की शिद्दत पीछे से इतनी होती है कि वो रुकती नहीं आती है। तो और कई बच्चे हमारे पास आते हैं लेट, उसमें कई 5 स्टेजेस हैं, तो उसमें स्टेज 3 तक तो ट्रीट हो जाता है ये इंजेक्शन और लेज़र से। उसके बाद अगला स्टेप है, जिस तरह आप समझे ना एक फूल है वो खिला हुआ है, तो पर्दा जो उसके लिप्स हैं वो उसके साथ जुड़े होते हैं। तो जब वो पर्दा खिंचना शुरू होता है, पर्दे की खून की नालियाँ खींचता है, तो वो पर्दा ऐसे फूल जिस तरह बंद होती है, कली बन गई ना, कली बन जाती है, तो सरफेस एरिया ही बिल्कुल नहीं है, वो छोटा हो जाता है, और एक रोल करके जैसा सिगरेट बन जाता है, तो उसको हम फनल डिटैचमेंट कह देते हैं। पहले वो फनल ओपन होती है, फिर वो बंद हो जाती है। तो ये स्टेज जो 4 होती है, जब पर्दा उखड़ने की कोशिश करता है, उस वक्त हम वो फिर अनट्रीटेबल नहीं, अभी 4 पे नहीं आता अनट्रीटेबल, उसको हम सर्जरी कर सकते हैं। तो एक इन प्री मेच्योर बच्चे की, जो मेरा मतलब जिसकी एज 38 वीक्स 45 और या 50 वीक्स होगी, उसको फिर हमें बेहोश करके उसके पर्दे के अंदर जो लेयर्स हैं वहाँ से उनको हमें जहाँ से वो खिंचाव पैदा कर रहा है उसको रिलीज़ करके डिटैच करना होता है, डिटैच करके फिर उसके बाद साइड पे हमें लेज़र लगा देते हैं। तो ऐसे बच्चों की अगर वो सही टाइम पे आ जाए तो उनकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन उनमें बढ़ भी सकती है। लेकिन जो अगली स्टेज है जिसमें पर्दा रोल होकर बंद हो जाता है, वो अनट्रीटेबल इरिवर्सिबल पे चले जाते हैं, और उन पेरेंट्स के साथ हमें बहुत टाइम लगाना पड़ता है समझाने के लिए कि इसमें बहुत मुश्किल है, अगर कुछ करेंगे भी तो शायद 1-2% को फ़ायदा पड़े। लेकिन
वो एक बहुत कठिन मरला होता है, और मतलब बच्चे भी रो रहे होते हैं तो हम बच्चों की माएँ भी उसके बाद क्राई करती है हमारे सामने, लेकिन हम भी उतना ही अफसोस उनके साथ करते हैं कि एक डिफ़िकल्ट स्टेज है, और हम इसी के लिए, यही हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है कि बार बार जाके लोगों को ट्रेनिंग दें, नर्सिस को, डॉक्टर्स को, पीडियाट्रिशियंस को, कि इस स्टेज तक खुदा के वास्ते ना पहुँचने दें, ताकि हम ट्रीट कर दें तो फिर हम उसके बाद उसको आगे लेके चलें। और एक और इसमें सर जेपर्डी मैं उसे कहूँगा वो है कि बायलैटरल होगा, आमतौर पे बायलैटरल ही काम होता होगा ना सर, जी दोनों बिल्कुल आंखें ऐसे ही, इन्वॉल्व हुई बिल्कुल होंगी। ऐसे ही है। तो खाली एक आंख का मसला नहीं है, जिससे हम मोती है कि ऑपरेशन में नाजरीन कि अगर हो गया तो आमतौर पर इस तरह ही होता है कि आप एक आंख का भी ऑपरेशन करवा लेते हैं। लेकिन आरओपी जिस बीमारी के ऊपर प्रोफेसर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें दोनों आँखों का इलाज पैरेलल ही चल रहा होगा, इसी तरह ही है ना सर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि दोनों का इलाज पैरेलल चलता है। और जिस तरह हमने बात की थी, अब स्टेज 5 मैंने कहा है, तो उस वक़्त जो है ना, आप बच्चे अक्सर जो ट्रीटमेंट के लिए जिनको नहीं कहा जाता, वो अक्सर हमारे पास आते हैं जब उनकी आँख की पुतली के अंदर रिफ्लेक्ट वाइटिश सी एक बनना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि आँख के बीच में कुछ सफ़ेदी आ गई है, कोई ऐसी चीज़ आ गई है, तो वो नोटिस करते हैं कि ये प्रॉब्लम है। या वो दूसरी बात कहते हैं कि बच्चा हमारी तरफ देखता नहीं है, सिर्फ सुनता है, या आँखें नहीं हिलाता, या आँखें ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो जाती हैं, जिसको निस्टैग्मस कहते हैं। तो वो उस स्टेज पे चला जाता है। तो वो स्टेज 5 पे जब बच्चे इस तरह काउंसल होकर हमारे तक टाइम पे नहीं पहुँचते, तो वो बच्चे आते हैं, और बीमारी अनफॉर्चुनेटली छोड़ती नहीं है, वो बायलैटरल दोनों की इकट्ठी ही चल रही होती है। एग्जैक्टली। कई लकी होते हैं कि वो हमारे पास जब पहुंचते हैं तो एक एडवांस होती है, एक शायद हम कुछ सर्जरी कर सकते हैं। तो इस वजह से बीमारी दोनों आंखों से, तो वो बीनाई से मरहूम अगर नहीं वो इलाज करेंगे तो वो दोनों से ही होगा। तो सर ये जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर के अंदर स्पेशलाइज्ड आई केयर हैं, जिससे माशाल्लाह आप चेयरमैन भी हैं इस वाले डिपार्टमेंट के, तो यहाँ पर ये तमाम फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं सर? जी बिल्कुल। इंजेक्शंस भी, सर्जरी भी, लेज़र भी? जी, इंजेक्शंस, लेज़र गवर्नमेंट पूरी इनिशिएटिव हमें देती है। उसके अंदर हमने बाकायदा एक कैमरा भी लिया हुआ है, उसकी स्क्रीनिंग के लिए हमको मोबाइल वैन में, जिस तरह हमने कहा डिस्ट्रिक्ट केयर सर्विसेज भी करते हैं। हमारा तो बल्कि पीडियाट्रिक्स का अलहदा डिपार्टमेंट है, ऑप्थेल्मोलॉजी का, और रेटिना का अलहदा है। तो वो दोनों हम मिल के पहले बच्चे देखते हैं, फिर इंजेक्शंस का उनका इंतजाम करते हैं। इंजेक्शन भी गवर्नमेंट ने, पहले को हमारे पास शॉर्टेज आई थी, लेकिन अब वो भी प्रोवाइड करने शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने, तो वो हम उसकी अरेंज करके इंजेक्शन भी लगाते हैं और लेज़र भी करते हैं। तो हमारे पास मेयो में, प्रॉब्ली लाहौर में जितने पब्लिक सेक्टर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेज़र हम इधर ही कर रहे होते हैं उनको। तो किसी के पास नहीं भी, कई बार होता है कि लोग स्क्रीनिंग करते हैं और लेकिन ट्रीटमेंट के लिए किसी और के पास भेज देते हैं। तो हम दोनों काम करते हैं, अपने हॉस्पिटल की भी करते हैं, जो हमारे से बाहर से जिनके पास कोई फैसिलिटी ना हो ट्रीटमेंट की, उनके लिए भी हम फैसिलिटी रन करते हैं, और फिर जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़े वो ऑब्वियसली करनी पड़ती है। अब सर जो हमारे जनरल जो मसाइल हैं, जो दो बड़े मसले आप भी उससे एग्री करेंगे, एक तो इलिटरेसी, शरह ख़वानदगी बहुत कम है यहाँ पर, एजुकेशन लेवल ना होने के बराबर है, और दूसरा ये कि तिब्बी सहूलियात का फुकदान। जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं जो कि आम तौर पर बड़े शहरों में होते हैं, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची में होंगे, वहाँ पर तो देखें स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं कि जो कि अननोटिस्ड, अनट्रीटेड चले जाते होंगे, तो उसमें फिर उस बच्चे की फेट ब्लाइंडनेस ही है सर? जी, अनफॉर्चुनेटली यही एक या बहुत, कोई मिरेकुलसली खुद भी मतलब कुछ ऐसा होता है कि ब्लड वेसल्स की ग्रोथ हो और रेटिना पूरा डेवलप हो जाए, इस तरह इस कोई रिमोट पॉसिबिलिटी होती है इसी सर? वजह से एक बहुत डेंजरस बीमारी है कि अगर ये ना रुकी जा सके और ये कंप्लीट कर दे अपना साइकिल, तो फिर ये टोटली ब्लाइंड कर देती है बच्चे को। तो फिर उस बच्चे को नज़र नहीं आएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक टाइम विंडो है जिसके अंदर इसके ऊपर आप कर सकते हैं कुछ चीज़ मन, यानी कि वो पैदा हुआ है, उसके 4 हफ्ते बाद से लेके उससे अगले कुछ 8 हफ्ते तक क्रिटिकल अगर है। क्रिटिकल पीरियड है, उसमें देखा गया, ट्रीट हो गया। मेरे तो कई बच्चों को बनती है, खुद ही भी ठीक हो जाती है, लेकिन अब हमें नहीं पता कि किसको बनेगी और ठीक नहीं होगी। तो एग्जैक्टली। उनको पकड़ना ज़रूरी है। स्क्रीन करते हैं तो सारों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जिनको ज़रूरत पड़ती है उनको हम लाजमी करते हैं ताकि उनकी हम नज़र बचा सकें। अच्छा, अब हम सर इसको एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं। बेसिकली मसला ये प्री टर्म बच्चों का है, प्री मेच्योर बच्चों का है। तो इस गायनी के काफ़ी मौज़ूआत के ऊपर मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, विटामिन्स की कमी होती है। विटामिन डी तो हमारी शायद 70% पॉपुलेशन विटामिन डी डेफिशिएंट है, मेल एंड फीमेल कंबाइंड। तो मैटरनल न्यूट्रिशन कितना रोल प्ले करेगी इनडायरेक्टली इसको प्रिवेंट करने के लिए कि प्री मेच्योरिटी की तरफ जाए ना, बिकॉज दिस इज़ वन मेजर रीज़न कि जिसकी वजह से प्री टर्म बेबीज़ जो हैं वो पैदा हो रहे होते हैं। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम कहते हैं कि जिस तरह गायनेकोलॉजिस्ट है वो इनकी स्क्रीनिंग करें और प्री मेच्योरिटी को रोकने की कोशिश एग्जैक्टली, करें रूट बेसिकली। कॉज को। तो रूट कॉज को, और जो आपने बताया है सारे जो फैक्टर्स हैं, न्यूट्रिएंट्स के फैक्टर, वो सारे
प्ले करते हैं रोल, और बच्चे की जो एक्चुअली ग्रोथ हो रही होती है, जो जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है, वो ही उसी के साथ सारी चीज़ें सीक्वेंस से बन रही होती हैं। किसी वजह से वो स्पीड स्लो हो जाएगी तो उस बच्चे को वो बीमारी बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें कई बार इनको माओं को स्टीरॉयड के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं ताकि जो प्री मेच्योर बच्चे बाद में पैदा हो उनको ये बीमारी कम हो। फिर जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, कई लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सर्फेक्टेंट भी दिया जाता है ताकि उनकी लंग्स एक्सपेंड कर जाएं। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि बच्चा बीमार कितना होता है। किसी को नियोनेटल इन्फेक्शन हो जाए, सेप्सिस हो जाए, उन बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा आएगी जिनको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। फिर टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वजह से वो कैंगरू मदर केयर है जिसको इस्तेमाल करते हैं कि माँ के साथ वो बच्चा लगा रहता है तो उसकी ग्रोथ बेहतर होती है। तो वो ये सारी चीज़ें हैं, और ऑक्सीजन सबसे बड़ी रूट कॉज है, उसको ब्लेंड करके देना है और उसको हमने मॉनिटर करते रहना है कंटिन्यूसली, क्योंकि ऑक्सीजन एक मेरा तो समझ लें एक ऐसा टूल है जो कि आपको बचा भी सकता है। और अगर उसकी मिकदार बच्चे कम देते हैं तो बच्चा सर्वाइव नहीं करता, ज़्यादा देते हैं तो आंखें सर्वाइव नहीं करती। तो दोनों तरफ से एक उसको एक इस तो वजह से एक एक लेवल पे बैलेंस लाना रखने ज़रूरी के लिए बैलेंस ज़रूरी है, क्रिटिकल है इसके अंदर सर। जी बिल्कुल सर, अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, ख़ास तौर पे वो माएँ जिनके बच्चे जो हैं वक्त से पहले पैदा हो गए हैं, तो इस मौजू के हवाले से, आरओपी के हवाले से आप उनको क्रक्स में क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़? अच्छा, नाजरीन को ये मैं मैसेज में देना चाहूँगा, अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है प्री मेच्योर तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि ये 35 वीक्स या 35 हफ्ते से कम है या उसका वज़न 2 किलोग्राम से कम है। उस बच्चे को हम आई डिपार्टमेंट में 4 हफ्ते बाद लाजमी देखना चाहते हैं। उसके लिए आप कई स्पेशलिस्ट हैं जो कि पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट हैं, ऑप्थल्मोलॉजी के या रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं, उनको आप ज़रूर दिखाएं आके। तो वो आपकी स्क्रीनिंग करेंगे आरओपी की बाकायदा, और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि बीमारी किस स्टेज पे है और इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। और उसके बाद जब आप मरीज़ों के पास आएंगे तो कई बार मरीज़ और भी बैठे होते हैं, उनसे डिस्कस करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करें, चूँकि हमने बच्चे की नज़र बचानी है और हम आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो कई बार प्री मेच्योर होता है, कई आप लोगों का पहला बच्चा होता है और बड़ी मुश्किल से बचा होता है, तो उसको हम चाहते हैं कि वो इस दुनिया को अपनी आंखों से देखे और आप भी उसको अपनी आंखों से प्यार और मोहब्बत दे सकें। तो हम चाहते हैं कि आप ज़रूर इन बच्चों को दिखाएं और अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि हमने क्या बच्चे को दिखाना है, तो दिखाना है किस जगह पे जाके दिखाना है जहां हमको सही इलाज मिल जाएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा इलाज पूरे पाकिस्तान में फ्रीली अवेलेबल हो और बच्चे हमारे बच सके और पाकिस्तान को हम जिस तरह टॉपिक है हम तवाना देख सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। आखिर में मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोइन का तहे दिल से मशकूर हूँ कि ये इंतहाई मुनफरद और अपनी नौइयत का बहुत कम इसके ऊपर शायद आपने प्रोग्राम देखे होंगे जो इस बीमारी को जिसे हम आरओपी कहते हैं, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, के जो वक्त से पहले बच्चे पैदा होते हैं उनमें नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो सकता है पर्दा बसारत को, जिसकी वजह से वो पूरी ज़िंदगी के लिए मुकम्मल तौर पर नाबीना हो सकते हैं। तो बहुत अहम प्रोग्राम था और सर मैं अगेन आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इसके लिए वक्त निकाला। और नाज़रीन, तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ की पिछले एपिसोड्स की तरह मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड भी आपको पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।